अगर हम कहीं और जाते हैं तो वो एक तरीके से किसी और की गुलामी करनी होगी, तो वो हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को रोज़गार दें, ना कि हमें कोई रोज़गार। तो क्रॉस ब्रीड मैं अपने उसमें जो है कि अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्रॉस ब्रीड करने का हमें नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होता है। लगे हुए थे वो फर्स्ट सिलेक्टेशन में हमारे पास जो एनिमल आ रहे हैं 20 लीटर तक के, कोई 17-18 उधर है, 20-22-24 तक के फर्स्ट सिलेक्टेशन में हमारे पास आए। आप देखिए तो यूरिया की मात्रा, हाँ, यूरिया सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है और वो कहीं कहीं किसी किसी पशु आहार में तो बहुत ज़्यादा देखने को आने वाला है। अच्छा। महंगा होता है तो हम उसको हटाते हैं। बस यही है कि कुछ सीजन में कोई चीज़ अगर महंगा होता है तो उसको हम हटा के उसके अल्टरनेटिव में जो सस्ता होता है हम उसको ले आते हैं। जो है कि मेरे महीने में जो है कि 10,000-12,000 के जो है कि एंटीबायोटिक्स लग जाते थे मैस्टाइटिस के लिए। जी जी। लेकिन पिछले 2 साल से हम प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट में है बिल्कुल। बरसात में आपकी बछिया वगैरह जो पल रही है वो आपका एक्स्ट्रा बिल्कुल बिल्कुल जो है कि वो जो ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो जो आप हमारे पीछे ये डेयरी देख पा रहे हैं, ये डेयरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चिल्ह गांव में है, जो कि एक युवा बीटेक करने के बाद इस डेयरी फार्म की लाइन में आ गए कि उन्हें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं करना पड़ा, जीरो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण क्योंकि इनके घर में पहले से डेयरी चल रही थी और इसी डेयरी को इन्होंने आज मॉडिफाई किया और आज अच्छी खासी मुनाफा इस डेयरी से ले रहे हैं। तो आइए हम इस युवा पशुपालक से बात करें तो पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता है। तो आइए हम इस युवा साथी से बात करते हैं और पूरी जानकारी लेंगे। और फेसबुक पेज नई कृषि दर्पण के नाम से है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से जानकारी। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारा इस चैनल पर स्वागत है और आप अपना परिचय बता दीजिए। ये आपका फार्म कहाँ पर, ये भी आप बता दीजिए सर। मैं कीर्तिमान सिंह, मेरे डेयरी का नेम है धनुष्या डेयरी फार्म जी, और ये यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। अच्छा। और जो है कि रेलवे स्टेशन से मान के चलिए कि 12 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर। तो सर जर्नी जानने से पहले मैं आपसे सबसे पहला सवाल आपसे ये करूँगा, क्योंकि 2-3 मुख्य चीज़ें जो हमारे पशुपालक बंधु हमसे पूछते रहते हैं। जी। तो सबसे पहला, हम आपके अभी फार्म में थोड़ी बहुत मक्खियाँ देख रहे थे, तो मक्खी भगाने का आप उपाय बताएंगे सर? सर मक्खी का तो ये है कि आप साफ सफाई रखेंगे तो मक्खियाँ कम होंगी जी, और एकदम से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई उपाय नहीं है? ऐसा अभी हम मेरे उसमें तो नहीं है। जी जी। हाँ, और ये है कि टाइम पे जो है कि अगर आप चूना वगैरह छिड़कवाते रहते हैं, साफ सफाई रहेगी तो कम हो सकती है। अच्छा, एकदम से खत्म नहीं कर सकते हैं आप बिल्कुल। और दूसरा सवाल जो होगा, जो किसान भाई हमसे पूछ रहे थे कि गोबर का निस्तारण कहाँ आप करते हैं, ये बताइएगा सर। गोबर का तो देखिए हम यहाँ से जो है कि उठवा के अपने पीछे जगह है हमारे, अच्छा। वहाँ पे रखवाते हैं। और गर्मियों में जो है कि जो भी जो किसान हैं जो खेती करते हैं लोग, वो हमसे उसको जो है कि ट्रॉली के हिसाब से खरीद के लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब बेचने का वो आपके यहाँ? जी, अभी हम फिलहाल उसको वैसे ही बेच रहे हैं। फिर आगे उसको अगर होगा तो हम उसको फर्टिलाइजर के उसमें जो है कि आगे के स्कोप देखेंगे उसमें। तो सर एक सवाल जो किसी से नहीं पूछना चाहिए, आयु और इनकम, दो चीजें तो नहीं पूछनी चाहिए, तो फिर भी मैं आपसे आयु जानना चाहूंगा। और इतनी कम उम्र में आप इसमें क्यों लग गए, ये भी थोड़ा बताइए सर। आयु मतलब उम्र एज? मेरी एज जी जी, मैं अभी 30 हूँ। 30 एज है हमारी। अच्छा, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ सर 30 की उम्र में आप इसमें क्यों लग गए? क्योंकि हर व्यक्ति का एक ख्वाब होता है कि हम एक जॉब करें। जी बिल्कुल। तो मैं देखिए, जब मैं इस लाइन में आया था तब तो मैं उस टाइम जो है कि 24-25 की ही एज में था। बिल्कुल। और इसमें आने का सबसे बड़ा मेन वो था कि मोटिव ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही जो है कि बिजनेस के उसमें था कि मैं बिजनेस ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है कि जब मैंने बीटेक कंप्लीट करी तो उसके बाद मेरे पास जो है कि ये फार्म हमारे बड़े भाई साहब पहले से ही चला रहे थे। अच्छा। लगभग 14 साल का ये हमारा फार्म हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, काफ़ी सारी कमियां भी दिखी यहाँ पे, जो हमें लगा कि हमें ठीक करनी चाहिए। अगर हम इसको ठीक करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक इनकम का जो है कि जरिया हो सकता है। अच्छा। तो इसको फिर, और सबसे ज़्यादा ये और बात है कि एनिमल के उसमें जानवरों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। अच्छा। तो इसमें भी आने का सबसे बड़ा वो है। अच्छा, तो 9 to 5 जॉब आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, हमें जो है कि ऐसी जॉब बिल्कुल नहीं पसंद है कि कहीं अगर हम चेयर पे जाके बैठ के और जो है कि एक टाइम बिता के चले आएँ, तो ये हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। जो भी है कि ये जो बिज़नेस होता है इसमें पूरे मालिक हम होते हैं और अगर हम कहीं और जाते हैं तो वो एक तरीके से किसी और की गुलामी करनी होगी, तो वो हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को रोज़गार दें, ना कि हमें कोई रोज़गार दे। अच्छा, तो काफ़ी आपकी ऊँची सोच है सर, इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। अब हम आते हैं, जैसे आप इसमें कब लगे? जी, मेरे को इसमें टाइम करीब हो गया 6-6.5 साल के आसपास। 6-6.5 साल हो गया, मतलब देखा जाए तो 2017? बिल्कुल, 2017 से मैं इसमें फुली इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा, उसके पहले पार्शियली थे? बिल्कुल, जो है कि उसमें ये था कि 2 साल तक जो है कि मैं कभी कभी आता था फार्म पे, देखता था। धीरे धीरे इंटरेस्ट आते आते जो है कि मैं 2017 से पूरा एकदम इन्वॉल्व हो गया। अच्छा।
तो जैसे जब आप आए थे तो क्या उस समय भी फार्म इतना ही एरिया में था या कम में था सर? नहीं, उस टाइम हमारा फार्म कम एरिया में था। ये जो बड़ा वाला सेट देख रहे हैं, ये भी हाफ ही था। अच्छा। फिर उसके बाद जो है कि ये वाली चन्नी जो थी ये पूरी वहां तक थी। अच्छा। तो पहले फिर हमने इसको बनवाया, जी, जी। ये वाली लेन बनी थी, तो ये बीच में तोड़ के हमने इसको बनवाया, क्योंकि पूरा ओपन का ही ये था। तो अब हम इस एरिया में इतना ही कर सकते थे, जो हमें बेस्ट लगा वो उस हिसाब से हमने किया। और फिर उसके बाद ये बनने के बाद फिर हमें लगा कि जब जानवर बढ़ने लगे, जगह कम होने लगी, तो फिर हमने थोड़ा सा उधर बाउंड्री लाइन एक्सटेंड करके फिर उधर भी हमने जो है कि शेड एक बना दिया। तो जैसे ये आपका भी कितना एरिया में टोटल? ये हमारा 4.5 बिस्से के आसपास के करीब का है। अच्छा। हाँ। और पशु कितने एरिया में रहती है? पशु तो पूरे टोटल उसमें जो है कि पशु जो हमारा फार्म है वो पूरा 4.5 का है। अच्छा, अच्छा। हाँ, और जो है कि इसमें तो अब हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये शेड की हाइट आपकी कितनी होगी सर? ये शेड की हाइट हमारी 11 फीट की है सेंटर से। अच्छा। और साइड से? हाँ, 6 इंच का हमारा जो है कि झुकाव है। अच्छा। तो एंड में जाके 6 इंच कम हो गया है। अच्छा, अच्छा। तो ये शेड एक तरफ का मतलब अगर देखा जाए तो कितना बाई कितना में है ये सर? ये एक साइड आपका जो है ये 14 फीट जो है कि यहाँ से है, 40 फीट इसकी लंबाई है, 42 फीट। अच्छा, अच्छा। और यहाँ से इस पोल से उस पोल की जो दूरी है वो 14 फीट की है। अच्छा, अच्छा। तो जब 2017 में आप लगे थे इसमें, तो ब्रीड किस किस तरह की थी उसके बारे में बताएंगे सर? उस टाइम हमारे पास जो भी ब्रीडें थी सारी मिक्स थी। तो पहले तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया जो है कि कौन सी ब्रीड है। उसमें जैसे सपोज करिए मैक्सिमम जो मुझे लगा कि किसी में जर्सी ज़्यादा है, तो हमने उसको जर्सी पकड़ के लिया। जिसमें एचएफ ज़्यादा था हमने उसमें एचएफ का सीमन यूज़ करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि आइडेंटिफिकेशन कि किस में हमें ज़्यादा किसका ब्रीड लग रहा है। अच्छा, अच्छा। फिर फिर उसको पकड़ के हमने उसी हिसाब से जो साहिवाल थी हमने उसमें साहिवाल का परसेंटेज जिसमें ज़्यादा था उसको हमने साहिवाल लगवाना स्टार्ट किया। अच्छा। तो क्रॉस ब्रीड मैं अपने उसमें जो है कि अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्रॉस ब्रीड करने का हमें नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होता है। आगे चल के वो गाय का ब्रीड पता नहीं चल पाता है कि क्या है ये क्या नहीं है। तो वो एक तरीके का जो है कि कह लीजिए कि क्राइम ही है गाय के साथ, अगर आप उसके ब्रीड को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। तो सर जैसे जब 2017 में आप लगे थे तो मिल्क रेंज क्या था आपके फार्म का? जैसे पशु कितने से कितने हाईएस्ट और लोएस्ट क्या क्या था सर? उस समय तो सर हाईएस्ट जो हमारे पास होते थे वो 17-18 लीटर तक के होते थे। अच्छा। हाँ, और मिनिमम का तो कोई हिसाब ही नहीं था कि वो कुछ भी 1-2 लीटर के भी जो है कोई हो जाते थे ड्राई पीरियड में। हाँ, वो एक गाय उस टाइम हमारे पास थी जो कि दिन भर में 4.5 या 5 लीटर करती थी। अच्छा, फिर भी रखा हुआ था फार्म पे? हाँ जी। तो वैसा भी था। तो हालांकि फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे एक बाउंड्री लाइन सेट किया कि हम पहले अभी 10 लीटर के नीचे जितनी है उनको निकालेंगे। तो उनको निकाला हमने, फिर सीमन अपना स्टार्ट किया, सीमन रखा। फिर कुछ दिन तक तो हमने सीमन नॉर्मल लिया, जब बुल वगैरह हमें पता चले कि ये बुल अच्छे हैं, ऐसे हैं, ये कंपनी यूज़ करिए। तो फिर उसके बाद जो है कि हम जैसे जैसे अपने सीमन की क्वालिटी बढ़ाते गए, फिर धीरे धीरे हमने जो बाउंड्री लाइन 10 थी उसको 15 किया, 15 से अभी 20 कर दिया है कि 20 लीटर के अगर नीचे कोई है, अभी भी अगर कोई फर्स्ट लैक्टेशन में आ रहा है तो उसको हम आज नहीं तो कल उसको निकालेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो आप बीटेक किए हुए हैं? जी बिल्कुल। और अचानक आप इस लाइन में आ गए। बीटेक कब कंप्लीट हुआ था आपका? मेरा 2015 में। 15 में, 2017 यानी कि 2 साल के गैप में। बिल्कुल। तो उस गैप में आपने कहीं जॉब वगैरह का ट्राई किया नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहीं जॉब के लिए नहीं देखा। बस ये था कि उस टाइम मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का ही स्टार्टिंग से ही मेरे को था कि हम बिजनेस ही करेंगे, कुछ भी करते तो बिजनेस ही करते। तो बस ये था कि वो 2 साल पहले मैंने अपने आप को माइंड सेटअप में किया। फिर लगा कि नहीं ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद और बहुत सारे जो है कि कहीं पढ़ने ऑनलाइन वगैरह उसमें देख के फिर लगा कि नहीं, इसमें काफ़ी सारे स्कोप हैं। अगर हम फुल्ली इस पे काम करेंगे तो एक किसी बिजनेस से ये बहुत ज़्यादा हमको प्रॉफिट देगा। तो मतलब कंप्यूटर से गोबर में जाने के लिए 2 साल आपको लगा? बिल्कुल बिल्कुल। यही बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मतलब आपकी जो ब्रीड इंप्रूव हो रही है, यानी कि अभी मिल्क रेंज आपके पशुओं का क्या होगा सर? सर देखिए, अभी तो हमारे पास जो हाईएस्ट है वो 35 है। अच्छा। ऑन एन एवरेज जो अभी हमारे पास जो अच्छे बुल के नहीं, जो नॉर्मल बुल के जो सीमन लगे हुए थे वो फर्स्ट लैक्टेशन में हमारे पास जो एनिमल आ रहे हैं 20 लीटर तक के, कोई 17-18 उधर है, 20-22-24 तक के फर्स्ट लैक्टेशन में हमारे पास आए हुए हैं। अच्छा। तो अभी मैं संतुष्ट हूँ अपने सीमन से। अभी जब WWS के जितने बच्चे सारे आएंगे उनके उस हिसाब से मुझे वो जब आएंगे मिल्क में, अभी कुछ कह नहीं सकते वो कितना देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो 30+ जाने चाहिए। तो आप 2017 में लगे तो अभी आपने ये ब्रीड पे इंप्रूव किया। अब हम आते हैं फीड को लेकर के। तो जैसे जब आप 2017 में लगे थे तो उस टाइम में आप क्या, आपके यहाँ फीड दिया जाता था उस टाइम, और आपके आने के बाद क्या बदलाव आपने किया, ये भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, फीड का उस टाइम में ये था कि टोटली हमने पूरा जो है उसको पलट दिया था। पहले हमारे यहाँ फीड क्या था कि पशु आहार जो आते थे कंपनियों के वो हम यूज करते थे। तो सबसे पहले मैं 1-2 पशु आहार कंपनियों में गया, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि पशु आहार में आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो केमिकल मिक्सिंग है।
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। बिल्कुल, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो डिफेक्ट आप जो है कि उसमें जो है कि आप देखिए तो यूरिया की मात्रा जी। हाँ, यूरिया सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है और वो कहीं कहीं किसी किसी पशुआहार में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैंने एक दो जगह जो देखा, फिर वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, हमें अपना जो है कि बनाना चाहिए फीड। सारे रॉ मटेरियल अरेंज करके हमने अपना बनाना स्टार्ट किया और आज के टाइम पे हम पूरा अपना फीड यूज़ कर रहे हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं वो यूज़ करते हैं। और दूसरा कारण जो है कि आपका ये भी है पशु आहार ना यूज़ करने का, कि पशु आहार जब भी आप लेते हैं बनाते हैं तो उसमें मोलेसिस होता है। अच्छा। और मोलेसिस का क्या है कि कुछ टाइम बाद अगर महीने भर के जब से पशु आहार बना महीने भर के अंदर अगर यूज़ हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद उसमें फंगस लगना स्टार्ट होता है और वो जो है कि आपका सबसे बड़ा जो है कि फार्म को नीचे ले जाने का कारण बनता है। अच्छा। तो वो भी एक जो है कि सबसे बड़ा रीजन रहा कि हम ऐसे अपने यहाँ फीड बनाते हैं तो हफ्ते भर के अंदर पूरा फीड यूज कर लेते हैं। अच्छा। तो अभी ये जो आप फीड बनाते हैं सर, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में आप बताएंगे सर? जैसे आप कितने दिन का एक बार में तैयार करते हैं? अभी तो फिलहाल जो है कि हम हफ्ते भर का यूज करते हैं। एक सप्ताह में क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में डालते हैं बताइए सर। देखिए, क्या परसेंटेज तो हमारे भाई साहब देखते हैं जी। वो मैं नहीं बता सकता हूँ। इंग्रेडिएंट आपको बता सकता हूँ कि आपका मक्का है, चूनी है, चोकर है और खली में आपका सरसों की खली है, तीसी की खली है और सोया की खली है। अच्छा। और जब बिनोला अभी तो सस्ता हुआ है तो अभी फिर से आने वाला है। अच्छा। महंगा होता है तो हम उसको हटाते हैं। बस यही है कि कुछ सीजन में कोई चीज अगर महंगा होता है तो उसको हम हटा के उसके अल्टरनेटिव में जो सस्ता होता है हम उसको ले आते हैं। अच्छा। हाँ। तो सोया जब महंगा होता है तो उसका अल्टरनेटिव में क्या डालते हैं? ग्वार कोरमा यूज कर लेते हैं। ग्वार कोरमा। अच्छा। हाँ। तो अगर देखा जाए जो आप फीड प्रिपेयर करते हैं वो पर केजी रेट आपका क्या हो जाता होगा सर? पर केजी रेट सर हमारा अभी जो चल रहा है वो 31 के आसपास का चल रहा है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का। बिल्कुल, जो है क्योंकि ये है कि आप ये भी सोचेंगे कि इतने में पशु आहार भी आ जाता है, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि जो हम खिला रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, वो हमको पता है कि हम क्या बना रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कोई और दे रहा है तो हमें जो है कि उस पर जो है कि डाउट ही रहता है हमेशा। अगर कोई भी फार्म में दिक्कत आएगी तो हम पहले वहां से कंफर्म करेंगे कि आपका फीड कैसा था, सही था या नहीं था। तो अब अपना फीड होगा तो हम अगर कोई भी दिक्कत होगी जो भी रॉ मटेरियल है हम वहां से ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। तो अब हम बात करने वाले हैं रोग वगैरह के बारे में। जैसे आप जब शुरुआत में लगे थे तो क्या पशुओं को रोग होता था, वो आप सबसे पहले बताएंगे सर? सबसे ज्यादा देखिए वो था कि मेस्टाइटिस का सबसे बड़ा रोल था। एक मेस्टाइटिस और बरसात के मौसम में फीवर का। अच्छा। तो वायरल का तो मैंने यही पकड़ा कि जो है कि अगर आप बरसात का मौसम सही सही गुजार ले जाते हैं तो फिर आपको और बाकी उसमें नहीं आता है। तो सब बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हाइजीन का मेंटेन करने का। हाँ बिल्कुल। तो हाइजीन मेंटेन करने में ये है कि आप बरसात में जहां तक हो सके जो है फैन चलाइए या कुछ भी करिए, अपने जो है कि फर्श को वो सूखा रखिए। अच्छा। जितना ज्यादा सूखा रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं एक तो वैसे ही उमस का मौसम होता है और अगर फार्म पे फर्श पे नमी है तो वो बैक्टीरिया जो है कि ग्रो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन उनका बहुत तेज होता है और हर जो है कि गाय पे अगर उनके पास वो पहुंचेंगे, अगर फर्श गीला होगा तो हर गाय आपका इन्फेक्टेड होगा, तो फिर जो है कि आपकी दिक्कत बढ़ेगी। तो अगर आपका फार्म सूखा है तो वो बैक्टीरिया रुकेंगे और 15-15 दिन पे आप जैसे चूना हो गया, ब्लीचिंग हो गया, ये सब का मिक्सचर करके आप जो है उसको छिड़किए। और कुछ जो है कि केमिकल वो भी आते हैं जो आप यूज कर सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट के उस पर, कि जो भी बैक्टीरियल्स हैं वो हम कम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो थैनेला और आपने बताया फीवर, बिल्कुल, तो दोनों को टैकल आपने कैसे किया फिर? अच्छा, जब लगे थे तो कितना परसेंटेज थैनेला होता था आपके पास? मैक्सिमम देखिए कोई गाय ऐसी होती थी कि हफ्ते में 2-2 बार उनको होता था। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद अभी मैं पिछले 2 साल से सबसे पहला काम तो हम लोग अभी टी डिप सोल्यूशन आता है, अच्छा, उसको हम लोग यूज करते हैं। मशीन मिल्किंग के बाद या हैंड मिल्किंग जो भी हो रही है, कुछ गाय हैं जो हमारे पास हैंड मिल्किंग भी होती है, 2-3 होंगी, तो उनको जो है कि हम टी डिप सोल्यूशन आता है, वो जो है कि कप में होता है, वो इधर ही कहीं होगा, तो वो है कप है। अच्छा। तो ये है, तो इसी में हम डाल के इसको जो है हर गाय को जो है कि उसके टीथ को डिप कर देते हैं। अच्छा। तो जैसा कि ये होता है कि जब हम मिल्किंग करते हैं तो हर आधे घंटे तक जो है कि उसके होल्स जो होते हैं, छिद्र जो होते हैं, वो खुले होते हैं। अच्छा। तो आधे उस टाइम पे क्या होता है कि जब ये हम सोल्यूशन लगाते हैं, टीथ डिप सोल्यूशन जब लगाते हैं तो वो एक लेयर उस पर डिपॉजिट कर देता है, जमा हो जाता है। उसकी वजह से जो भी मेस्टाइटिस के बैक्टीरिया है वो अंदर नहीं जा पाते हैं। तो वहां से एक जो है कि रोकने का, प्रिवेंशन का सबसे बड़ा मेन रीजन वही हो गया। और अभी इस मौसम में अभी इतना दिन हमारा निकल गया है, हार्डली हमारे पास 2 या 3 केस आए होंगे अभी तक के मेस्टाइटिस के पूरे सीजन में। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि एक मेस्टाइटिस का हमने बहुत पहले भी डीप सॉल्यूशन का वीडियो किया था। तो आप डीप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आप अपने पशु को थैनेला से बिल्कुल बचा सकते हैं,
क्योंकि सर जानते हैं मैं ये बात क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 400-500 का मेरा एक्स्ट्रा खर्च जा रहा है, बिल्कुल। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर हो जाता है थनल तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल डीप सोल्यूशन अभी जो हम यूज कर रहे हैं, 2 साल पहले जो है कि मेरे महीने में जो है कि 10,000 12,000 के जो है कि एंटीबायोटिक्स लग जाते थे मेस्टाइटिस के लिए। जी, जी। लेकिन जब से मैं डीप सोल्यूशन यूज करता हूं, अगर मुझे लगता है कि मैंने 5 या 6 जो है कि एंटीबायोटिक लेके आए हुए होंगे, वो भी 5-6 महीने पहले, उसमें भी 2-3 बचे होंगे अभी। अच्छा। तो ऐसा है, तो मेस्टाइटिस तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। अगर किसी को हो गया तो हो सकता है वो चोट वगैरह या किसी उससे अंदरूनी उससे भी हो सकता है, तो ये है। अच्छा, तो और फीवर पे फिर आपने कैसा टैकल किया सर, जो आप बता रहे थे? फीवर का सर यही है कि फिर आप हाइजीन मेंटेन करिए, हर चीज मेंटेन होगा। हाँ, और दूसरा ये था कि पहले जो हमारा ये फार्म था, ये वाला एकदम कॉम्पैक्ट था, तो हमने इसको जो है कि पूरा ओपन करके इसका वेंटिलेशन सबसे पहले जो है कि मेंटेन किया कि इसमें जो भी है, जो भी अमोनिया रिलीज हो रहे हैं, गोबर और पेशाब जो भी है इनके, इससे अमोनिया रिलीज होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें सीलिंग फैन, डेयरी फैन में यूज करना ही नहीं चाहिए। सीलिंग फैन का ये है कि आपका जो गोबर पेशाब होता है वो हाँ बिल्कुल, उससे जो है कि अमोनिया निकलता है, वो गैस की टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर जाता है। अब आप सीलिंग फैन लगाओगे, वो क्या करेगा, फिर से उसी हवा को नीचे कंप्रेस करेगा। अब नीचे गया, फिर से वो एनिमल बार बार उसी जो है गैस को इनहेल करेगा। जब गैस को इनहेल करेगा तो उसको जो है कि कहीं पीएच गड़बड़ होगा, कहीं कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ उसको दिक्कत आएगी जरूर। अच्छा। तो जिस दिन आपने सीलिंग फैन हटा दोगे, आप मत हवा का अरेंज करो, लेकिन सीलिंग फैन मत लगाओ। अच्छा। तो डेयरी फैंस आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती है, तो आप उनको यूज करेंगे, आपको वो एक खर्च दिखेगा कि हाँ ये मेरा एक मोटा खर्च जा रहा है, लेकिन वो बाद में आपको उससे ज्यादा वो जो है कि बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा बेनिफिट देगा बिल्कुल। वो। हाँ। तो ये सब चीजें हैं। तो अच्छा, एक फीड में मैं आपसे और एक जानकारी लेना भूल गया, क्या हरा चारा आपको पूरे साल मिल जाता है सर? सर देखिए, हमारे पास हरा चारा 12 महीने तो नहीं हो पाता है, तो क्योंकि हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी अभी कम है। अच्छा। हाँ, तो इस साल लेकिन हमने ऐसा मैनेज किया है कि जो है कि इस साल से अगले 2 महीने के बाद से फिर हम 12 महीने जो है कि इन्हें ग्रीन देने का वो करेंगे और भरपूर मात्रा में देने की कोशिश करेंगे। तो हरा चारा की पूर्ति कैसे करते हैं, जैसे उसके बदले क्या देते हैं उसके अल्टरनेट में? सर अभी हमारे पास जैसे बरसिम हो जाता है और वो सब हो जाता है, जब तक होता है तब तो हम दे पाते हैं, जब नहीं होता है तो हम नहीं दे पाते हैं। फिर हम उनको जो है कि कंसंट्रेट और ये सब चीजें देके ही जो है कि करते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, और अब थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि अब आपने तो 2017 के बाद बताया कि ये रोग, अब कोई पशुओं के साथ में समस्याएं होती है कि नहीं होती है सर? पशुओं में समस्याएं अभी तो देखिए बहुत ज्यादा ऐसा खास नहीं आता। कोई एनिमल ऐसा है कि जो कि हमारे समझ के भी परे आ जाता है। अच्छा। उसको हाँ कोई दिक्कत आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक गाय को हुआ था, तो हमने उसको बहुत चेकअप कराया। उसको यूट्रस में जो है कि उसका म्यूकस जमा हो गया। अच्छा। तो बहुत दिन ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उसका जो है कि वो सॉल्व नहीं हो पाया। अच्छा। तो लास्टली जो है कि हमें उसको हटाना पड़ा यहाँ से। तो दिक्कतें का क्या है, अब वैसी नॉर्मल दिक्कतें अब कोई नहीं रही हैं। अब कुछ केसेस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं तो फिर उसमें हो जाता है। तो आपको 6 साल में अभी तक एक्सपीरियंस क्या हुआ कि किस महीने में हम डेयरी फार्म में बेनिफिट में जा सकते हैं सर? अभी तक का सबसे मेन देखिए क्या है कि ब्रीड ही है जो हमें आगे लेके जा सकता है। और रोग पर भी निवारण, रोग पे निवारण, आप ब्रीड इंप्रूवमेंट आप करोगे तो रोग निवारण अपने आप हो जाएगा। अच्छा। अगर आप जो है कि अच्छा सीमन लगाओगे, कई सारे बुल ऐसे होते हैं जिनमें मेस्टाइटिस की समस्या नहीं आती है। जी। जितना कॉम्पैक्ट अडर होगा, आप इतना मान के चलिए, जितना कॉम्पैक्ट अडर होगा वो मेस्टाइटिस की समस्या उसमें उतनी ही कम आएगी। अच्छा। तो आप सीमन अच्छा यूज करिए और रोग वैसे ही फिर कम हो जाएगा। तो अब हम आप जानना चाहते हैं, अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है? अभी टोटल 54 है। 54। मिल्किंग वाली सिर्फ कितनी है? मिल्किंग में अभी 22 एनिमल। 22 है, मतलब 22 पशु जो है टोटल 32 पशु को मैनेज कर रही है। बिल्कुल वही है ना आपका हिसाब? तो 22 पशु में मिल्किंग मतलब दूध कितना निकाल लेते हैं? 22 पशु में अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो 340 लीटर 340 लीटर है। 340 लीटर किस रेट से सेल होता है सर? देखिए, उसमें करीब 200-225 के आसपास जो हमारा सिटी में रिटेलिंग होता है। अच्छा, रिटेल होता है, किस रेट से? वो 55 के उसमें जाता है। 55 के। और बाकी 50-60 लीटर जो बचता है वो हम यहीं से सेल करते हैं डायरेक्ट कस्टमर को। अच्छा। वो आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं, तो जो यहाँ से लेके जाते हैं हम उनको 45 में देते हैं। अच्छा, मतलब ऑन एन एवरेज 50 का आपका? बिल्कुल ऑन एन एवरेज। कुछ दूध जो है हमारे पास बढ़ता है तो वो हम कहीं एक जगह डंप करते हैं। तो डेयरी जब 2017 में आप लगे थे तो उस टाइम में मुनाफे में था या घाटे में था सर? उस समय तो लॉस में था, बिल्कुल लॉस में जाता था हर और साल। अभी? और अभी क्या है कि अभी पिछले 2 साल से हम प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट में है, बिल्कुल। साथ में आपकी बछिया वगैरह जो पल रही है वो आपका एक्स्ट्रा? बिल्कुल जो है कि वो जो ये है, हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। उस टाइम पहले लगता था, लेकिन अब का ये है कि हम अगर प्रॉफिट में नहीं जा रहे हैं तो भी हमारा एक जो है कि इन्वेस्टमेंट तैयार हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के वो हमें फायदा देगा। बिल्कुल। तो अगर आपके जैसा युवा इस डेयरी की लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप पहले तो
ऐसे ही मत खोलिए डेयरी फार्म। पहले आप 2-4 डेयरी फार्म या फार्मर से आप बात जी, करिए जी। और उनसे पहले जाके उनको देखिए कि कितनी मेहनत है। जी, जी। सबसे पहली बात कि अगर चाहते हैं कि एक ऑफिस में बैठ के या हम एक जगह बैठ के इसको पूरा मैनेज कर लेंगे तो वो बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है। आपको 24 घंटे ये मान के चलिए कि इस फार्म पे देना होगा। अच्छा। और कभी पता चला रात में कोई गाय बच्चा दे रही है तो ना तो लेबर आपका बैठेगा ना कोई बैठेगा, वो आप ही को बैठना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि लेबर का क्या है कि अगर आप बोल दोगे तो वो जो है कि बैठ के सो गया, वो कब बच्चा दी कब जेर गिरा उसका कुछ नहीं वो कोई होता है। मतलब तो ये इतना तो आप मान के चलिए कि अगर आप 24 घंटा दे सकते हो और ये 12 महीने गीले का काम है। अच्छा। हमेशा जो है कि आपको गोबर पेशाब में ही रहना है। तो जिसको गोबर पेशाब से एलर्जी है वो भी ना करे, साफ सुथरा रहना है तो वो कहीं ऑफिस खोले या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करे, लेकिन डेयरी फार्म ना करे। जी चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी, जोश भरा संदेश दिया हमारे पशुपालक बंधु के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।